अलावा आरबीएनएल के चार्ट को भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आरबीएनएल में जरूर हमने उछाल आते हुए देखा था, ये आरबीएनएल है, और उसके बाद हमने उछाल आने के बाद फिर गिरावट आई। गिरावट के बाद कल के जो इस सप्ताह का क्लोज आया वो 301 के सपोर्ट के नीचे आया। तो कुल मिलाकर के आप देखें तो ऐसा कोई बहुत कंपेलिंग चार्ट नहीं है इस स्पेस से भी। किसी ने कहा था कि कॉपर के चार्ट को देखना जरूर, तो आइए कॉपर के चार्ट को एक दफे देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आपके सामने कॉपर है एमसीएक्स वाला। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ा मोमेंटम बना, रेजिस्टेंस आई, रेजिस्टेंस के बाद ये बड़े बड़े विक्स बने जो कि आमतौर पर एक पीक का संकेत देते हैं आपको। फिर गिरावट आई और गिरावट के बाद आप देख रहे हैं कि अब ये साइडवेज हो रहा है। तो कोई खास ऐसे क्यूज कॉपर से नहीं है। ये कॉपर का चार्ट हो गया। इसके अलावा और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। हमारे अंकित भाई का एक सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि ब्रेकआउट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पुल बैक कौन सा बेहतर है। बेहतर और कमतर का सवाल नहीं है यहाँ पर अंकित भाई, क्योंकि ये चारों चीजें अलग अलग हैं। ब्रेकआउट यानी कि जब किसी रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस निकले तो उसको ब्रेकआउट कहा जाता है। सपोर्ट वो स्तर है जहां पर खरीदारी की उम्मीद होती है, उस लेवल को हम सपोर्ट कहते हैं। जिस लेवल के आसपास बिकवाली की उम्मीद होती है, बिकवाली की आशंका होती है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और ब्रेकआउट आने के बाद, प्राइस ऊपर जाने के बाद जब थोड़ा सा नीचे आता है कुछ समय के लिए, तो उसको पुल बैक कहा जाता है। तो ये सब जो है ये अलग अलग चीजें हैं, और इसलिए इसमें कौन सा अच्छा कौन सा खराब, इस दृष्टि से इसको न देखें। ओके, हमारे अदलखा जी हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि ओएनजीसी का 300 क्रॉस करेगा या नहीं। भाई देखिए, ये भविष्यवाणियां बहुत मुश्किल होती हैं करना, और इसका सच पूछिए तो चार्ट पर कोई तरीका नहीं है कि हम भविष्य में क्या होगा ये प्रमाणिक रूप से कह पाए। लेकिन केवल चार्ट देखते हैं तो चार्ट देखकर क्या समझ आता है कि भाई देखिए, एक रेजिस्टेंस थी ओएनजीसी के लिए। ये रेजिस्टेंस इस बड़े ग्रीन कैंडल ने पार की। पहले बार पिछले सप्ताह भी कोशिश हुई, लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आकर बंद हुआ। फिर ब्रेकआउट हुआ अभी 2-3 सप्ताह पहले, जब फरवरी के पहले सप्ताह में ओएनजीसी ने 245 के रेजिस्टेंस को पार किया। करने के बाद तब से ऊपर ही चल रहा है। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस है यहाँ, ये लेवल है। तो जो प्रश्न आपका था कि 300 पार करेगा कि नहीं, 300 रेजिस्टेंस है, इस बात की पुष्टि हो गई। 300 पार करेगा या नहीं ये समय बताएगा। तो हमारा काम क्या है कि भविष्य के बारे में कयास लगाना एनालिसिस नहीं होता है। भविष्य में क्या हो सकता है उन परिस्थितियों को इंटेलिजेंटली मैप करके उसमें आपका रिएक्शन क्या होगा यह समझना होता है एनालिसिस। तो एनालिसिस इज नॉट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर अलोन। एनालिसिस इज अंडरस्टैंडिंग द पॉसिबिलिटीज जो फ्यूचर में आ सकती हैं, और उनके अनुरूप अपने रिएक्शन को पहले से तय कर लेने को एनालिसिस कहते हैं। तो आपका क्या रिएक्शन होगा ये पहले से सोच करके चलिए, अगर परिस्थिति ऐसी होगी। तो यहां पर जो ओएनजीसी में ब्रेकआउट था वो यहां 245 के ऊपर हुआ। अब ये लगभग 280 के आसपास चल रहा है, 300 के आसपास रेजिस्टेंस है। ये लेवल पार होंगे तो नई टेरिटरी में ओएनजीसी प्रवेश कर जाएगा। तो ये बात थी ओएनजीसी। और एक सवाल आया था हमारे अवजीत बोस साहब का, और ये सवाल कर रहे हैं कि जो फॉल्स ब्रेकआउट हैं उनकी पहचान कैसे हो। देखिए, कोई ठोस पद्धति नहीं है पूरी तरह से फॉल्स ब्रेकआउट्स को निकाल देने की, या पहले से उनको पहचान करके बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लेने का कोई ठोस ऐसा तरीका नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे सिग्नल्स जरूर होते हैं अजीत जी, जिससे ये अनुमान हो जाता है कि शायद ये जो ब्रेकआउट है ये उतना दमदार नहीं है जितना के होना चाहिए। तो इसमें हम वॉल्यूम एक्शन देखते हैं। मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट के पीछे खास वॉल्यूम नहीं है, यानी कि बड़ी पोजीशंस नहीं बनी है। तो इन सब चीजों को देखने से ब्रेकआउट कितना दमदार है इसका कुछ अनुमान आप लगा सकते हैं। लेकिन ये कहें कि फॉल्स ब्रेकआउट्स पूरी तरह से आप हटा सकते हो, ऐसा संभव नहीं है। एक चीज और आपको बताता हूं कि जिसको हम फॉल्स ब्रेकआउट समझ लेते हैं वो पहले से तय नहीं होता कि ये ब्रेकआउट फॉल्स होगा। ब्रेकआउट बिल्कुल जेन्युइन और सही होता है, लेकिन फिर परिस्थितियां बदल जाती हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम अच्छा बन रहा था, लोगों ने पोजीशंस बनाई और प्राइस ने एक प्रीवियस रेजिस्टेंस को पार करके उसके ऊपर बंदी दे दी। आपने ये सोच करके ब्रेकआउट आया है, खरीदारी की। उस समय तक सब कुछ ठीक था, बिल्कुल सही ब्रेकआउट था, बाइंग इंटरेस्ट था, रियल डिमांड थी, सब कुछ सही। लेकिन फिर यकायक आप देखते हैं कि कुछ ऐसा नेगेटिव हो जाता है जो कि बिल्कुल अप्रत्याशित था, जिसके लिए बाजार बिल्कुल तैयार नहीं था।
ये चीजें आपके मेरे और स्टॉक के नियंत्रण के बाहर की चीजें हैं। मिसाल के तौर पर अब जैसे अभी हो रहा है, क्रूड की कीमतें बढ़ गई या कोई वैश्विक संकट आ गया, तो अब ये चीजें हैं जिनका किसी का इख्तियार इन चीजों पर नहीं होता है। तो ये जब होता है तो गिरावट बड़ी तीव्र होती है, और यकायक आपने देखा कि ब्रेकआउट जो आया था वो निरस्त हो गया, फेल हो गया। अब ऐसे में आपको स्टॉप लॉस लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रह जाता। आप स्टॉप लॉस लेते हैं और निकल आते हैं। अब इस पर बहुत मंत्रणा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, होना नहीं चाहिए था, ये तो फॉल्स ब्रेकआउट था, ये तो कोई ना कोई इसमें साइन छिपा होगा जो हमें बता देगा कि ये ब्रेकआउट गलत था। तो ये आपकी गलती है, कोई ब्रेकआउट में खामी नहीं थी, ब्रेकआउट बिल्कुल जायज और सही था, लेकिन परिस्थितियां यकायक बदल जाती हैं और इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। इसीलिए स्टॉप लॉस रखा जाता है और इसीलिए एग्जिट पर इतना जोर दिया जाता है। तो कई बार ब्रेकआउट फॉल्स नहीं होते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते हैं, तो ये परिस्थिति कई बार देखने को मिलती है। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और फटाफट कुछ चार्ट्स देखेंगे। एक हमारे सौरभ सिंह साहब पूछ रहे हैं कि जीपीपीएल का चार्ट देखिए। इंदिरा शर्मा जी का सवाल है कि लुपिन का चार्ट देखिए। तो जीपीपीएल और लुपिन दोनों के चार्ट को जल्दी जल्दी देखेंगे। तो जीपीपीएल मतलब गुजरात पिपावाव पोर्ट, और इसके चार्ट को आप देखें तो एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर है, जिस पर हम सपोर्ट की रेखा आप यहां डाल सकते हैं। ये सपोर्ट हो गया, तो यही एलओसी हो जाएगा आपका। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद करीब ट्रेड कर रहा है, तो इसको एलओसी मान करके इस चार्ट का आकलन कीजिए। ठीक है, हायर बॉटम्स बन रहे हैं और बाजार से आउट परफॉर्मेंस भी चल रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बाजार जैसे कमजोर हो रहा है तो ये भी साइडवेज हो रहा है। तो यहाँ एलओसी को डाल करके उसको अपने मौजूदा भाव के पास टाइट एलओसी की लाइन जरूर मार्क कर लीजिए। तो ये हो गया जीपीपीएल। और अब लुपिन, ये है लुपिन। हाँ, अब ये है कोई चार्ट। अब देखिए, बाकी बाजार जैसे कमजोरी दिखा रहा है, ये ताकत दिखा रहा है। हालांकि रेजिस्टेंस पर बंदी इस सप्ताह हुई, लेकिन एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस और ये बुलिश सॉसर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है लुपिन के चार्ट पर। तो चार्ट रोचक है, रेजिस्टेंस के करीब फिलहाल ट्रेड हो रहा है। तो ये लुपिन के चार्ट देख करके पता लगता है। इसके अलावा और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, हॉस्पिटल स्टॉक्स पर क्या राय है, ये कहना है हमारे प्रदीप मेहरा जी की का प्रश्न है। तो प्रदीप जी, देखिए, अस्पताल के शेयर्स पर मैं बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि देखिए, एक परपेचुअल जहां पर डिमांड बनी रहेगी वो हॉस्पिटल के स्टॉक्स हैं। इनका ग्लोबल स्ट्रेस से कोई लेना देना नहीं है, टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है, जो दुबई में हो रहा है इससे इनका कोई सरोकार नहीं है। तो अस्पताल के शेयर जो है वो अपनी दिशा में अपनी गति से बढ़ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि अभी भी हेल्थ केयर के मामले में बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, ग्रोथ का। तो इसलिए इस स्पेस को जरूर से क्लोजली मॉनिटर कीजिए। तो मेरी राय इस पूरे स्पेस को लेकर बुलिश है। सवाल आया है हमारे सचिन जी का, प्रश्न उनका है हिंदुस्तान जिंक पर, और वो कह रहे हैं कि क्या इसमें एक डायमंड पैटर्न दिख रहा है। चलिए, हिंदुस्तान जिंक सिल्वर भी बनाती है, कई सारे मेटल्स बनाती है। अब सवाल यह है कि क्या यहाँ पर डायमंड पैटर्न, और वो भी बेरिश, क्या ये बन रहा है? ये है सवाल हमारे सचिन जी का। तो इसको शायद वो डायमंड कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर एक ऐसे लाइन डाल दें, एक लाइन जो इस तरह डाल दें, फिर एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ, तो डायमंड जैसे आकृति बनते हुए नजर आ रही है। ठीक ठीक डायमंड बना है, नो डाउट। ये डायमंड आपको वीकलीज के बजाय डेली पर देखेंगे तो शायद बेहतर दिखेगा। वीकली चार्ट पर इसे डायमंड पैटर्न कहा जा सकता है, जो आपको बनता दिख रहा है। सपोर्ट की रेखा यहाँ 568 रुपए के आसपास दिखाई देती है। तो 568 इज द सपोर्ट फॉर हिंदुस्तान जिंक। इसमें भी हमने एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखा, और पिछले कुछ सप्ताह से ये स्टॉक भी बाजार के साथ थोड़ा सा शिथिल हुआ है। तो ये हिंदुस्तान जिंक, हाँ, पैटर्न जो आपने ठीक पहचाना, इसे डायमंड पैटर्न कहते हैं। डायमंड पैटर्न, जैसे कि हीरे काफी नायाब होते हैं, वैसे ही डायमंड पैटर्न भी रोजाना नहीं दिखता है, कम दिखता है, लेकिन ये बड़ा ही कारगर पैटर्न माना जाता है। और डायमंड में क्या होता है, डायमंड की आकृति, यानी कि 4 साइड्स होती हैं उसकी, और उस तरह से वो डायमंड देखने को मिलता है।